अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। अब भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसको हम ICAR कहते हैं, उन्होंने सॉइल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि 8 तरह की सॉइल भारत में पाई जाती है, जिसके नाम मैं एक बार दोहरा रहा हूँ। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्शी या फिर जिसको हम पीटी सॉइल भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे पहली तरह की सॉइल जो है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो लगभग 43% ऑफ एरिया, जो इंडिया का जो एरिया है उसमें 43% एरिया में ये पाई जाती है। ये सॉइल जो है ज़्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, यानी कि उत्तर भारत में ये पाई जाती है। ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर जो पहाड़ों से जो नदियाँ हमारी आती हैं, गंगा जैसी नदियाँ, वो अपने साथ, गंगा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ, वो अपने साथ बहुत सारे अपर लेयर जो होती है मिट्टी की, बहुत सारे कण बहा कर लाती हैं, जिसको हम एलुवियम कहते हैं। जो वो मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती हैं उनको कहा जाता है एलुवियम। इसी कारण से इस सॉइल को एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। ये जो सॉइल है इसके अंदर पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी होता है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा थोड़ी कम रहती है। अगर हम इसके अंदर पल्सेस को उगाएं तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। पल्सेस जो होती हैं, जो हमारे पल्सेस जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इस कारण से अगर आप ऐसी सॉइल, एलुवियल सॉइल के अंदर अगर आप ज़्यादा खेती करेंगे पल्सेस की, तो नाइट्रोजन की जो कमी है सॉइल के अंदर वो पूरी हो जाएगी। इसके अंदर वीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन एटसेट्रा फसलें उगाई जा सकती हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी तरह की सॉइल के बारे में, जिसको कहते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी। ये लगभग 19% एरिया में भारत में फैली हुई है। ये तमिलनाडु और पेनिनसुलर एरिया में है, यानी कि हमारा जो बॉटम पार्ट है, नीचे का पार्ट है पेनिनसुला, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका कलर लाल होने की वजह, इसका रेड कलर होने की वजह है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो आयन ऑक्साइड है उसके कारण इसका कलर लाल होता है। और जैसे जब हम नीचे जाते हैं इट बिकम्स येलो, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर रेड रहती है और अंदर जाने पे ये थोड़ा थोड़ा पीला, इसके अंदर पीलापन आ जाता है। इसके अंदर लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट्स जो है इस सॉइल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसके अंदर लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटैश की काफ़ी कमी रहती है। इस सॉइल के अंदर ये चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अंदर ग्राउंडनट, पोटैटो, लिनसीड, ज्वार, मिलेट, कॉटन, व्हीट ऐसी फसलें उगाई जा सकती है। अगला हमारा टॉपिक है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, जिसको हम रेगर भी कहते हैं या फिर इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये लगभग 15% एरिया भारत का कवर करके बैठी है। ये जो सॉइल है ये ज़्यादा डेक्कन लावा की तरफ, मतलब जो डेक्कन प्लेटू है हमारा बॉटम पार्ट जो है, मालवा प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन प्लेटू जो है ये वहाँ पर ज़्यादा मिलती है और ये लावा के कारण ये हमको मिली है सॉइल। ये सॉइल जो है ये सदर्न पार्ट में पाई जाती है। लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच। इसमें लावा रॉक्स और क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा रोल निभाते हैं इसको बनाने में। इसके अंदर आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, इन चीज़ों की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। इस सॉइल की कैपेसिटी मॉइस्चर को रिटेन करने की जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा समय तक मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। इसके अंदर मॉइस्चर, ये मिट्टी ज़्यादा समय तक गीली रह सकती है। जैसे इसके अंदर मॉइस्चर खत्म होता है, यानी कि ड्राई होता है, इसके अंदर से पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, आपके पेज नंबर 63 पे जो पिक्चर दी गई है, यानी कि जो सूखे के समय कैसे ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, तो इस प्रकार की इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं फिशर्स। तो फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। कब होते हैं? जब इसके अंदर से मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके अंदर कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको जैसी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। इसके अंदर कॉटन के लिए ज़्यादा सुटेबल है, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। अगली हमारी जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है, द नेम ऑफ दिस सॉइल लेटराइट इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर। इसका जो नाम है लेटराइट, वो लेटर शब्द जो कि एक लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। इसका रंग जो है वो लाल रहता है, क्योंकि इसके अंदर भी आयरन ऑक्साइड होता है। ये सॉइल जब गीली होती है ये बहुत ही स्मूथ हो जाती है, यानी कि चिकनी हो जाती है। कभी कभी आप देखते हैं बारिश के समय आप बहुत जगहों पर गाड़ी हमारी स्लिप हो जाती है, हम चलते चलते गिरने लगते हैं, तो दैट इज़ लेटराइट सॉइल, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती है वो, जहाँ पर हम गिर जाते हैं। लेकिन जब ये सूख जाती है तो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है
It is formed due to the change of dry and moist climate and due to the prevention of silica based material. ये ड्राई और मॉइस्ट क्लाइमेट के कारण ये बनती है। ये सॉइल जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू में हायर एरियाज में पाई जाती है। जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें हायर एरिया, जो हाइट पे एरियाज है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर पैडी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डेजर्ट सॉइल, रेगिस्तानी मिट्टी। डेजर्ट सॉइल जो है वो सूखे शुष्क मौसम में, शुष्क एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर सॉइल जो है वो सैंडी, एकदम रेतीली मिट्टी होती है और इनफर्टाइल, ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ये ज़्यादातर राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में पाई जाती है। गुजरात में भी ये कच्छ में पाई जाती है, सौराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में। यहाँ पर खेती लगभग तो ना के बराबर होती है, लेकिन अगर इस मिट्टी में आप खेती करना चाहते हो तो ज़्यादातर इसमें मिलेट और ज्वार उगाया जा सकता है। और इसको उगाने के लिए पानी की प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए, यानी कि आप तो एक तो जानते हैं कि डेजर्ट सॉइल है और डेजर्ट सॉइल होने के साथ साथ इसमें ज़्यादा पानी चाहिए, तो इरिगेशन जो है वो प्रॉपर चाहिए, फिर ही आप खेती कर सकते हो। तो आप राजस्थान के कुछ पार्ट्स में अगर जाएंगे आज, वहाँ पे आपको काफ़ी खेती होती दिखाई देगी, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं हो सकता। और नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। ये सॉइल जो है वैली और स्लोपी रीजन जो है हिमालयाज के, वहाँ पर पाई जाती है। लगभग 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पे मिट्टी पाई जाती है। इसकी लेयर जो होती है बहुत थिन होती है, पतली लेयर होती है, अंडर डेवलप्ड होती है। ये सॉइल असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जैसी जगहों पे पाई जाती है। द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड चीड़ ट्री। ये जहाँ पर पाइन और चीड़ ट्रीज होते हैं वहाँ पर भी ये मिट्टी देखने को मिलती है। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो कि 3000 मीटर से लेके 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जहाँ पर कॉनिफरस फॉरेस्ट होता है ज़्यादा, जैसे कि हिमालयाज के अंदर और सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स और तेराई रीजन्स ऑफ हिमालय, यानी कि पहाड़ी इलाकों में ये ज़्यादा पाई जाती है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस कॉज्ड ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ लीव्स। अब वहाँ पर जो हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट है, कॉनिफरस फॉरेस्ट वो होते हैं जो अपने जो पत्ते जो हैं वो ऑटम सीजन में गिरा देते हैं। तो पत्ते गिरने की वजह से जो पूरा लैंड है वो पत्तों से ढक जाता है और पत्ते सूख कर गिरते हैं तो काले होने लगते हैं। तो इसका पूरा जो एरिया है, पूरा जो लैंड है वो ब्लैक दिखाई देता है और उनके सड़ने से बहुत ज़्यादा ह्यूमस पैदा होता है। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर व्हाइल गोइंग डाउन विद द लैंड। जब आप नीचे जाएंगे तो ये ब्लू या रेड कलर में बदलेगी। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस जैसी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। ये सॉइल काफ़ी कम एरिया में पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक है मार्शी सॉइल, जिसको हम पीटी सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल जो है ये ह्यूमिड रीजन्स के अंदर पाई जाती है ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। ये बारिश के सीजन में दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडरग्राउंड, यानी कि जो पानी, मार्शी सॉइल मतलब दलदली मिट्टी, जहाँ पर पानी हमेशा इकट्ठा रहता है। ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी काफ़ी साल के ज़्यादातर समय इकट्ठा ही रहता है, लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा भी नहीं कि जैसे नदियों और समुद्रों में होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में पानी रहता है। तो ऐसी जगहों पर जो है वाटर जब रिसीड होता है, जब पानी धीरे धीरे कम होता है और जो मिट्टी है थोड़ा थोड़ा दिखने लगती है, तो वहाँ पर पैडी जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। तो मार्शी सॉइल और पीटी सॉइल के अंदर हम और कुछ नहीं उगा सकते, सिर्फ पैडी उगा सकते हैं। यहाँ पर बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेट और पोटैश की मात्रा बहुत ही कम होती है। ये सॉइल ज़्यादातर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु और नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इन जगहों पर पाई जाती है। लेकिन ये मिट्टी भी काफ़ी लिमिटेड मात्रा में ही भारत में देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन क्या होता है? अब आप जानते हैं सॉइल एरोड होना, सॉइल का एरोजन हो जाता है जब, उसको हम सॉइल एरोजन कहते हैं। जैसे कि जब बारिश के समय आप जानते हैं कि जब ऊंचाई वाली जगहों से पानी नीचे बहता है, तेज़ी से बहता है, तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाता है। तो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है उसको बहा कर अपने साथ ले जाता है और ढलान वाली जगहों पे जमा देता है। इसको कहा जाता है सॉइल एरोजन। ये हवा से भी होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो इस प्रकार से जो अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है उसका रिमूवल, जब वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है बिकॉज ऑफ द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक विंड एंड रेन, यानी कि वाटर, तो इसको हम सॉइल एरोजन कह सकते हैं। सॉइल एरोजन जो है वो बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है दैट इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, यानी कि जो हम फसल उगाते हैं वो अपर मोस्ट लेयर में ही उगाते हैं। और जब अपर मोस्ट लेयर यहाँ से चली जाएगी तो मिट्टी जो है उसका उपजाऊपन खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से
द बेस्ट थिंग फॉर अस इज टू स्टॉप सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को रोकना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो सॉइल इरोजन हमें रोकना ही चाहिए। तो आगे हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन कैसे रोका जा सकता है। अब पहले बताया गया इसमें कि ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। तो ग्रेजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, जो पशु पक्षी जो पशु हमारे चरने जाते हैं, जो घास वगैरह पास्चर लैंड्स के अंदर जब चरने जाते हैं तो घास को खा जाते हैं। तो घास को खाने से जो उसकी जड़ें हैं घास की, वो प्रॉपर पकड़ मिट्टी के साथ नहीं बना पाती है, जिसके कारण मिट्टी जब हवा और पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो बह जाती है। तो इस प्रकार सॉइल इरोजन का खतरा बढ़ जाता है तब जब ग्रेजिंग एरिया खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से जो जंगलों में या जहाँ भी जो पास्चर लैंड है, जहाँ पर भी पशु चरने जाते हैं, वहाँ पे जो उनके चरने की जो लिमिटेशन होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो चरते हैं तो बिल्कुल ही घास खत्म हो जाएगी, तो वो नहीं। हाँ, घास ऊपर से खा ली जाए और नीचे जो है पकड़ बनी रहे उसकी। जब आप घास को ऐसे खींचेंगे तो नीचे उसकी जड़ें निकलेंगी और वो आसानी से नहीं निकलेगा, यानी कि उसकी जड़ों ने मिट्टी को पकड़ रखा है। तो पहले ग्रेजिंग एरिया को, यानी कि ग्रेजिंग एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, प्लांटेशन जो है वो काउंटर मेथड या फिर स्लोपी रीजन्स के अंदर काउंटर मेथड में हमें करना चाहिए। काउंटर मेथड मतलब ऐसे ढलान, मतलब स्लोप, जो हम सीढ़ी नुमा खेत होते हैं उस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं ढलान होगी पहाड़ों पे तो पानी तेजी से आएगा और वो मिट्टी को बहाकर ले जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी जाए तो पानी तेजी से नहीं बहेगा, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं इस प्रकार से। आगे जैसे हमने देखा कि प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड, यानी कि जो खाली जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बैरन लैंड बोल सकते हो, ओपन स्पेस है, तो ओपन स्पेस में हवा ज़्यादा आएगी तो उससे मिट्टी की अपर लेयर चली जाएगी, यानी कि सॉइल इरोजन होगा। अगर वहाँ पे बारिश के कारण पानी आता है तो वो भी बिना रुकावट के तेज़ी से बहकर निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए अगर वहाँ पे पेड़ लगा दें तो हवा की गति को रोका जा सकता है और पानी की गति को भी रोका जा सकता है। देन आगे बताया गया है कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम, जहाँ पर भी स्ट्रीम्स यानी कि छोटी मोटी नदियाँ नाले हैं वहाँ पर चेक डैम्स बना देने चाहिए। चेक डैम्स क्या होते हैं ये आपने 6th में पढ़ा होगा क्या। लेकिन जब नदियाँ बहती हैं, ड्राई रिवर जब बहती हैं, तो जब वहाँ पे बारिश के समय उसमें पानी आता है तो पानी वैसे जाकर वो पूरे एरिया में ओपनली फैल जाता है आगे। और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा पानी का तो विद सन रेज, धूप के कारण वो जल्दी एवेपोरेट होकर वो नदी सूख जाएगी। लेकिन अगर बीच में दीवार बना दी जाए, पानी बह रहा है, ऊंची दीवार बना दी जाए तो पानी उसके पीछे स्टोर हो जाएगा। अब वो जो पानी स्टोर होगा उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं होगा, जिस कारण से वो एवेपोरेट प्रॉपर्ली नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, आप एक ग्लास में पानी भर के रख दीजिए और एक बाल्टी पानी बाहर फेंक दीजिए, कौन सा पानी पहले सूखेगा? जो बाल्टी भर के हमने फेंका था, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, वो कुछ पानी ज़मीन ने सोख लिया और कुछ हवा में यानी कि धूप के कारण एवेपोरेट हो गया। लेकिन ग्लास का पानी हमारा 2-3 दिन तक वैसे ही पड़ा रहेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि चेक डैम्स मतलब कंस्ट्रक्ट करके हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। आगे बताया गया कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। जो कल्टीवेशन है, जो खेतीबाड़ी की जाती है, वो ज़मीन के काफ़ी डीपली की जानी चाहिए ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। ऊपर अगर पौधे लगा दिए जाएंगे तो उससे मिट्टी के अंदर वो पकड़ नहीं बन पाएगी। तो ये था हमारा मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हमारा अगला टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करना और सॉइल इरोजन को रोकना, इसी को कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। डिफरेंट रेमेडीज आर यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम। इफ द सॉइल इज नॉट conserved, then there are chances of flood which enhances the risk against lives and properties. Thus soil conservation is very much important. तो soil conservation हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। soil conserve नहीं करेंगे तो इससे बहुत सारी समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो सकती हैं। अब soil conservation के कुछ उपाय बताए गए हैं कि remedies of soil conservation. The roots of the forest cover hold up the soil particles. तो जो forest area जो है, जो हमारे trees हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। इस कारण से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि जो सॉइल पार्टिकल्स उनको पकड़ के रख सके हमारे पेड़, और उससे फ्लड की और इवन बाकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना होंगी और सॉइल इरोजन तो बिल्कुल नहीं होगा इससे। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो स्लोप होती है, माउंटेनस स्लोप्स जो हैं, वहाँ पर पेड़ लगा देने चाहिए। और इवन जो रिवर्स जो हैं, जो नदियाँ नाले हैं, उनके बाहर का जो एरिया रहता है, कॉर्नर किनारा रहता है, वहाँ पे भी पेड़ सीधे लगा देने चाहिए ताकि अगर बारिश के समय ओवरफ्लो हो कुछ तो उससे सॉइल इरोजन ना हो और वो पेड़ जो हैं वो बहते हुए पानी की स्पीड को भी कम करेंगे और फ्लड को भी रोक सकेंगे।
अगला है अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड विद मोर वेलोसिटी। अब हमें जो डेजर्ट एरिया है, सपोज ये डेजर्ट एरिया है और ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब अगर हम इस एरिया में अगर पेड़ लगा देंगे सीधे सीधे, तो विंड की जो गति है, जो हवा की गति है, वो पेड़ों से टकरा के काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे जो रेत है, जो ये जो हमारी सैंड है, वो उड़कर यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। तो इस प्रकार से जो सैंड, जो हमारा डेजर्ट है, उसके बढ़ने को भी रोका जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो ये रेत हवा के साथ उड़ के यहाँ जमती जाएगी और थोड़े दिनों के बाद यहाँ भी एक टीला बन जाएगा और ये भी रेतीला एरिया बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। फिर यहाँ से हवा आगे ले जाएगी बहाकर उस रेत को, और इस तरह से डेजर्ट रीजन वो बढ़ता जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम जो डेजर्ट रीजन है खासकर, वहाँ पर पेड़ों की कतार, एक लंबी लाइन में पेड़ लगा देनी चाहिए और ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि हवा तेज़ी से ना बह पाए और रेत जो है वो उड़कर दूसरी जगह पर ना जा सके। इससे एक तो सॉइल इरोजन रुकता है, दूसरा जो एक्सटेंशन ऑफ ये डेजर्ट है, ये भी रोका जा सकता है। इसके अलावा अगला इसका उपाय बताया कि जो रिवर्स है उनके फ्लड को कंट्रोल किया जाता है। रिवर्स के अंदर जो फ्लड आता है, हर साल ही भारत में हम देखते हैं कि फ्लड आता ही रहता है बारिश के सीजन में, तो उसके फ्लड को रोका जा सकता है। कैसे? अगर हम रिवर्स को डाइवर्ट कर दें, यानी कि एक बड़ी नदी है जिसमें से पानी जब उसमें ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड आ जाता है और आजू बाजू के एरियाज डूब जाते हैं। अगर उस रिवर को हम किसी ऐसी रिवर से कनेक्ट कर दें जो कि ड्राई रिवर है, तो उस ड्राई रिवर से कनेक्ट होने के बाद ये जो पानी है, जब इसमें पानी बढ़ेगा तो पानी, एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो उस दूसरे नदी में चला जाएगा जो कि ड्राई रिवर है। तो इस प्रकार उस रिवर के अंदर पानी जाएगा तो फ्लड नहीं आएगा। और दूसरा, जो ड्राई रिवर के अंदर पानी गया है, वो ड्राई रिवर जहाँ भी जाएगी, जिस भी एरिया में वो जाती है, वहाँ के लोगों को पानी मिल पाएगा खेतीबाड़ी के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस प्रकार फ्लड को रोका जा सकता है। इसके आगे बताया गया कि जो अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग होती है, यानी कि जो वो की जाती है, क्या घास को जो चराने के लिए पशुओं को ले जाया जाता है माउंटेन्स के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करेंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड वे में नहीं यूज़ करेंगे इसका, तो इससे भी सॉइल इरोजन बढ़ेगा। यानी कि पहाड़ी इलाके एक तो वो वैसे ही ढलान में होते हैं, और दूसरा वहाँ पर बहुत सारे जो पशु चरने जाएंगे तो घास को खा लेंगे, तो वो सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी और वहाँ से पानी के साथ हवा के बहकर वो सॉइल इरोजन हो सकता है। इसलिए वहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि लिमिटेड मात्रा में आप वहाँ पर जो ग्रेजिंग है वो कर सकें। Methods like horizontal cultivation, terrace farms, etc. should be implemented. Horizontal cultivation या फिर terrace farms या फिर जो छतों के ऊपर खेती करते हैं वो, या फिर हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन, जैसे हम कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कल्टीवेशन जो है, जो खेतीबाड़ी होती है पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे सीढ़ियाँ बना देनी चाहिए। सीढ़ी नुमा खेत होते हैं जिससे पानी का बहाव काफ़ी कम हो सकता है, वो करना चाहिए। ह्यूमस कंटेंट शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। और जो सॉइल उसकी फर्टिलिटी खो चुकी है, यानी कि जो सॉइल फर्टाइल नहीं रही है, जिसकी फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, वहाँ पर हो सके तो ह्यूमस ऐड करो उसके अंदर, ताकि उसकी फर्टिलिटी और ज़्यादा बढ़ सके धीरे धीरे। अब इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी हमारी अपनी अपनी जगहों पे कोशिश कर रही है इन चीज़ों को रोकने की। लेकिन अगर हम बात करें, हम गवर्नमेंट के साथ, पूरी सोसाइटी, सिटीजन्स, हर एक आदमी मिलकर सरकार के साथ काम करेगा, तो इन समस्याओं से हम आसानी से इनके ऊपर जीत पा सकेंगे। So that's all about the chapter. Thanks for watching.